जब कोई संरचना मैं कर पाता हूँ तो जो आत्म संतुष्टि मुझे मिलती है, मेरे लिए वो आर्ट है। या कोई भी और कलाकार जब कोई भी चीज़ की संरचना करता है, उसको आत्म संतुष्टि मिलती है और उस संरचना को दूसरे लोग को देख के अपने अंदर स्टिमुलेशन फील करते हैं। ये स्टिमुलेशन जो है, ये खुशी का भी हो सकता है, ये क्रोध का भी हो सकता है, ये दुख का भी हो सकता है, गम का भी हो सकता है। लेकिन a sort of stimulation one can feel by seeing that creation, तो फिर वो आर्ट की कैटेगरी में आ जाता है। ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सिर्फ आर्ट संतुष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि कलाकार का समाज के प्रति एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो पहले तो कलाकार को आत्मसंतुष्टि मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो आत्मसंतुष्टि से ही सेटिस्फाई हो के वहीं तक बात रह जाती है तो बात अधूरी रह जाती है। उस संरचना को जब आप समाज के साथ बांटते हैं और उनमें जो, जैसा मैंने कहा कि स्टिमुलेशन की फीलिंग आती है, तब ये प्रक्रिया पूरी होती है। अगर आत्म संतुष्टि तक ही आप रह जाते हैं और वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, तो फिर बात अधूरी से भी कम रह जाती, मेरा ये मानना है। लेकिन कलाकार की आत्म संतुष्टि एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी फैक्टर है मेरे लिए। देखिए, पहला तो मेरा मानना ये है कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को समझने की ज़रूरत नहीं होती। उसको देख के जो स्टिमुलेशन आपके अंदर अगर वो पैदा कर पाता है, तो ये अपने आप में काफ़ी है। आगे की बात ये है कि देखिए, एक बच्चे को माँ लोरी सुनाती है, बच्चा सो जाता है। बच्चे को वो माँ उस लोरी में जो शब्द बोल रही है उसका ज्ञान तो होता नहीं है। वो तो उसकी जो मेलोडी है वो उसको सुनने में अच्छा लगता है और वो सो जाता है। तो अगर आप किसी विजुअल को देखते हैं, वो विजुअल कुछ भी हो सकता है, अगर उसको देख के आपको आपके दिल में ज़्यादातर कहते ही हैं कि देख के हमें अच्छा लग रहा है, तो बस बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि वर्क ऑफ आर्ट को समझने की ज़रूरत है। शायद यही फ़र्क है, आर्ट इज़ नॉट साइंस, जिसको आप समीकरणों से प्रूफ नहीं कर सकते, आप अपने दिल में उसको महसूस कर सकते हैं। तो जब फोटोग्राफी मैंने इस माध्यम को मैंने अपनाया, तो शुरू में सारे जनरा, और ये ऐसा होता भी है, मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी भी करता था, कैंडिड भी करता था और नेचर भी करता था और कुछ स्ट्रीट फोटोग्राफी, सब कुछ करता था। लेकिन समय के साथ साथ मैंने ये खुद नहीं किया, लेकिन एक दिशा निर्धारित होती चली गई और कुछ सालों के बाद मुझे लगा कि मुझे लैंडस्केप फोटोग्राफी में ज़्यादा आनंद मिल रहा है। तो लैंडस्केप फोटोग्राफी में मुझको आनंद आने लगा और मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी, ख़ासतौर से ब्लैक एंड वाइट लैंडस्केप फोटोग्राफी मैंने बहुत लंबे समय तक की है, करीब 32-33 साल तक की है और मुझे बहुत आनंद आता था, बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा मैंने महसूस किया कि मेरे में कुछ बदलाव आ रहा है। मैंने अपने आप से सवाल किया कि मेरे और मेरे कैमरे के सामने एक बहुत सुंदर भूदृश्य है, लैंडस्केप है, सीनरी है, उसका मैंने एक बहुत सुंदर छायाचित्र फोटोग्राफ बना लिया, तो मैंने क्या कमाल किया, वो पहले से ही बहुत सुंदर है। उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, थोड़ा बहुत बदलाव तो आप करते ही हैं, तो वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे लगा ये तो पहले से बहुत खूबसूरत है, मैंने इसका एक सुंदर चित्र खींच लिया तो कोई कमाल नहीं किया। और तब मेरे अंदर ये भावना आई कि मैं ऐसी चीज़ों का, ऐसी वस्तुओं का फोटोग्राफ करूं जो देखने में अति साधारण लगती हैं, जिसको बहुधा हमारी आँख देखते हुए भी नहीं देखती, उनको मैं इस तरीके से प्रस्तुत करूं कि वो कुछ असाधारणपन अपने में लेके आए। तो
जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये तो रोड साइन है और वो पार्टीशन के लिए कुछ जो प्लास्टिक के वो रखे हैं, बहुत ही साधारण सी चीज़ें हैं, लेकिन उसको इस तरीके से आप विजुलाइज करें और एग्जीक्यूट करें अपनी पिक्चर में कि वो असाधारण लगने लगे। मेरा तो अब मुझको ये करने में आनंद आने लगा। अब मुझे लैंडस्केप फोटोग्राफी में वो आनंद नहीं मिलता था। और अगर शब्द में देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि स्टडी ऑफ फॉर्म एंड कलर, और ये दोनों जब एक साथ आप इनको स्टडी करते हैं तो संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कि जब मैं लैंडस्केप करता था तो ब्लैक एंड वाइट करता था, क्योंकि उस समय मुझे लगता था कलर्स आर अल्यूरिंग, उनका आकर्षण शायद आपको थोड़ा सा दिशा भटका सकता है, मुझे ऐसा लगता था। और जो रोमांच मुझे ब्लैक एंड वाइट के वो ग्रे या मिडिल टोन्स को अपने लैंडस्केप में लाके आता था, वो कलर्स के साथ मुझे वो आत्मसंतुष्टि कभी नहीं मिली। और एक बहुत बड़ा बदलाव सिर्फ विषय वस्तु में ही नहीं, ट्रीटमेंट में ये आया कि जो मेरा जो दूसरी यात्रा जो मेरी शुरू हुई, उसमें रंग जो थे वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लिए हुए थे। जी, डोमिनेंट। क्योंकि अगर आप देखें तो जैसा मैंने शब्दों में आपको बताया कि फॉर्म एंड कलर ही मेरा सब्जेक्ट विषय था, विषय वस्तु थी, तो रंग तो फिर एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया। रंगों को आप यहाँ पे अलग नहीं कर सकते। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बदलाव आपको करना पड़ता है, अपने सोचने में भी, अपने परसेप्शन में भी, अपने विजुअलाइजेशन में भी, अपनी थिंकिंग में भी, अपने एग्जीक्यूशन में भी। मेरा एक चीज़ और मानना है, कला या आर्ट की जब हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक ही चीज़ को, चाहे वो कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी हो, आप लगातार करते रहिए तो उसमें बासीपन आ जाता है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ आर्ट को भी देखें तो समय समय पे बदलाव हुए हैं, डेफिनेट चेंजेस हुए हैं। तो ये चेंज आना जो है, ये नियति है आर्ट की, कला की। देखिए, तकनीक या टेक्नोलॉजी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम अपने आसपास देखें तो हर फील्ड में तकनीक जो है वो पहले से बदल चुकी है। और व्हाई नॉट, अगर किसी चीज़ को करने में तकनीक सहायक होती है, हम सरलता से कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम तकनीक का प्रयोग करें। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब डिजिटल फोटोग्राफी आई थी तो बहुत से लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे, तकनीक या टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, तो हम फिर दौड़ से बाहर हो जाएंगे। मेरा ये शुरू से मानना है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हुई है अपने देश में, ख़ासतौर से मोबाइल जो है, शायद ही आज ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जिसके पास मोबाइल नहीं है, और मोबाइल है तो कैमरा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप मोबाइल का एडवर्टीज़मेंट आप अगर देखें तो एक ही चीज़ उस एडवर्टाइज़ करते हैं कि कैमरे की क्या क्वालिटी है, क्या फीचर्स हैं। मोबाइल का जो बेसिक फंक्शन है उसके बारे में कैमरे के बारे में। तो आज हर पर्सन के हाथ में कैमरा है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। लेकिन देखिए, फोटोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो दो पहलू होते हैं, एक तो तकनीकी पहलू होता है और एक कलात्मक पहलू होता है। तकनीकी पहलू पहले इतना जटिल हुआ करता था कि अगर हम फोटोग्राफिक लैंग्वेज में कहें, सही एक्सपोजर, अभी तो कैमरा अपने आप लाइट रीड करता है, अपने आप शटर स्पीड, अपर्चर, एक्सपोजर वैल्यूज़ अपने आप एडजस्ट कर लेता है। तकनीकी तौर पे आज हमको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, कैमरा अपने आप कर लेता है। तो और मैं अपने लिए बताता हूँ, तकनीकी पहलू मेरे लिए कभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे पास ये कैमरा होना चाहिए, ये मॉडल होना चाहिए जिसमें ये फीचर्स हों। मुझे जब भी जो कैमरा मुझको उपलब्ध हुआ, मैंने उससे
बहुत सरलता से और बहुत एफिशिएंटली फोटोग्राफी कर ली। मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे पास सस्ता कैमरा है या छोटा कैमरा है। जब डिजिटल फोटोग्राफी सीन में आई तो डिजिटल कैमरा मैंने आज तक कोई परचेज नहीं किया। एनालॉग तो मेरे पास बहुत इक्विपमेंट जमा हो गया था, 3 बॉडीज़ थी, F3, FE2 था और FE था और बहुत लेंसेज थे। लेकिन काफ़ी ऑब्वियसली काफ़ी पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ, तो मैंने ये सोचा कि मैं डिजिटल कैमरे में और पैसा नहीं लगाऊंगा, और मुझे जो अवार्ड में डिजिटल कैमरे मिले मैं वही मैंने इस्तेमाल किए। तो शुरू में मुझे एक बेटर फोटोग्राफी के कॉन्टेस्ट में एक निकॉन का कूलपिक्स छोटा कैमरा मिला था, कॉम्पैक्ट कैमरा जो 5 मेगापिक्सल का था। उसके साथ भी मैं उसी तरीके से मैंने फ़ोटोग्राफी की। आज जैसा आपने कहा कि निकॉन ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और उनका जो लेटेस्ट मॉडल है मिररलेस Z6 दिया है, मुझको कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगता। तो जो भी कैमरा मुझको मिल जाता है आई एम हैप्पी विद इट, आई एम नॉट फसी अबाउट द इक्विपमेंट। तो ये तकनीकी पहलू जो है ये तो अब नगण्य हो चुका है।